हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हरियाणा वेटनरी सर्जन की ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। अगर हम देखें ऑफिशियल आंसर की को जो है उन्होंने सेट ए की ऑफिशियल आंसर की जो है वो दी है, आपको सेट ए से ही मैच करनी है। तो उस ऑफिशियल आंसर की में मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चंस गलत हैं, तो आपको ऑब्जेक्शन करने का टाइम दिया गया है। आप सभी ऑब्जेक्शन करें, बढ़ चढ़ के ऑब्जेक्शन करें, एक अच्छी स्ट्रेंथ में ऑब्जेक्शन करें। साथ में ऑब्जेक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड प्रूफ, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो यूज़ करें, आर्टिकल्स यूज़ करें। जो ऑब्जेक्शन है उसकी फ़ीस जो रखी गई है दैट इज़ 250 रुपीज़ उसकी फ़ीस रखी गई है। आपको 250 रुपीज़ सबमिट करके ऑब्जेक्शन करना है। जो आपको मालूम है पेपर जो हुआ था वो 15 जनवरी को पेपर हुआ था और आंसर की रिलीज़ कर दी गई है 22 जनवरी को। तो काफ़ी जल्दी आंसर की रिलीज़ की गई, मतलब विदिन 10 डेज़ रिलीज़ कर दी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मीन्स प्रोसेस जल्दी ही होगा। तो हम विदाउट डिले एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, किस किस में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें डाउट है। एक्शेल मेम्ब्रेन सीक्रेटिंग पोर्शन ऑफ पोल्ट्री ओविडक्ट इज कॉल्ड। जो एक्शेल मेम्ब्रेन सीक्रेट करता है उस पोर्शन को पोल्ट्री में क्या कहते हैं। तो पोल्ट्री की ओविडक्ट में आपको पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो 4 पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, मैग्नम, स्थमस, यूट्रस नीचे। तो जो हमारा इनफंडिबुलम होता है इसका योग सीक्रेशन या योग फॉर्मेशन में काम आता है। मैग्नम जो होता है एल्बुमिन के लिए। स्थमस जो होता है ये शेल मेम्ब्रेन सीक्रेट करता है और साथ में यूट्रस भी हेल्प करता है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए, एम्पुला ऐसा सच पार्ट नहीं होता है। और स्थमस जो आंसर है बी आंसर होना चाहिए। इनफंडिबुलम में तो योग का फॉर्मेशन होता है और इसका आंसर दे रखा है डी, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर ही होना चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। द फंक्शन ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन ऑफ सर्टोली सेल्स इन एम्ब्रियो इज टू। जो मेल एम्ब्रियो होता है उसमें सर्टोली सेल से एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज होता है। तो इस एंटी मुलेरियन हार्मोन का आप नाम से ही देख रहे हैं, मुलेरियन डक्ट को जो फंक्शन है, मुलेरियन डक्ट का जो डेवलपमेंट है उसे इनहिबिट करना। तो और मुलेरियन डक्ट का जो काम होता है वो फीमेल गोनट्स का डेवलपमेंट होता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज इनहिबिट द फीमेल गोनट्स इन द मेल एम्ब्रियो। तो इसका ऑप्शन ए ही होना चाहिए। और ऑप्शन अगर इसका जो ऑप्शन दे रखा है ऑफिशियल आंसर की में जो ऑप्शन दे रखा है दैट इज आंसर दे रखा है वो बी दे रखा है और इसका आंसर होना चाहिए ए, इनहिबिट द फीमेल गोनट्स इन द मेल एम्ब्रियो। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मिल्क यील्ड इज ए। देखिए मिल्क यील्ड जो होता है ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। क्लासिकल एग्जाम्पल है क्वांटिटेटिव ट्रेड का। क्वांटिटेटिव ट्रेड का मिल्क यील्ड जो है क्लासिकल एग्जाम्पल है, फिर भी इसका आंसर जो है वो उन्होंने दिया है हाईली हेरिटेबल ट्रेड। अगर हम हेरिटेबिलिटी की बेसिस पर बात करें तो मैंने बताया था कि 3 टाइप की ट्रेड्स होती हैं। एक होता है लो हेरिटेबल, एक होता है मॉडरेट हेरिटेबल या मीडियम हेरिटेबिलिटी, एक होता है हाई हेरिटेबिलिटी। जो लो हेरिटेबिलिटी की बात करें तो लो हेरिटेबिलिटी होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स जो होती हैं वो लो हेरिटेबल होती हैं। मॉडरेट जो हेरिटेबिलिटी होती है वो प्रोडक्टिव ट्रेड्स की होती है और हाई हेरिटेबिलिटी होती है वो ग्रोथ ट्रेड्स की होती है। तो अगर हम बात करें तो मिल्क यील्ड जो है उसकी हेरिटेबिलिटी जो है वो प्रोडक्टिव ट्रेड है और प्रोडक्टिव ट्रेड की जो होती है लो टू मॉडरेट या मॉडरेट होती है। तो इसका आंसर हाई हेरिटेबिलिटी ट्रेड तो हो ही नहीं सकता है। इसका आंसर है डी, दैट इज क्वांटिटेटिव ट्रेड। तो आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इन टाइंग अप सिंड्रोम ऑफ हॉर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोलॉजिकल फाइंडिंग इज आर प्रोमिनेंट। इसमें से कौन सी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग प्रोमिनेंट है। साफ साफ पूछा गया, क्वेश्चन में प्रोमिनेंट वर्ड भी यूज किया गया है। तो आपको पता है कि एजुटूरिया, टाइंग अप सिंड्रोम, मंडे मॉर्निंग डिसीज हॉर्स में, इन सभी को में मायोग्लोबिनुरिया होना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए मायोग्लोबिनुरिया और इसका आंसर जो दे रखा है उन्होंने डी और आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30th पे प्रॉब्लम है। उससे पहले 22 को भी देखते हैं, 22 में भी प्रॉब्लम है। 22 क्वेश्चन है द इंट्रामस्कुलर फैट कंटेंट इज हाईएस्ट इन द कार्कस ऑफ। जो इंट्रामस्कुलर फैट है वो कौन सी कार्कस में हाई होता है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे टेक्स्ट में डिफरेंट दे रखा है। अगर आप टेक्स्ट को डीपली देखें
देखिए बहुत सारे टेक्स्ट में दे रखा है कि इंट्रामस्कुलर फैट जो हाईएस्ट होता है वो शीप में हाईएस्ट होता है, लेकिन अगर हम बात करें कुछ टेक्स्ट में तो उन्होंने दे रखा है फैट दो टाइप का होता है, आपको पता है, एक होता है इंटरमस्कुलर, एक होता है इंट्रामस्कुलर। जो विद इन मसल फाइबर होगा और इसके अंदर भी और विद इन मतलब बिटवीन जो है मसल फाइबर और विद इन मसल फाइबर, उसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं, इंटरमस्कुलर। और इंट्रामस्कुलर की बात करें तो विद इन जो मसल फाइबर है उसको इंट्रामस्कुलर कहा जा रहा है। तो जो इंटरमस्कुलर जो फैट होता है ये हाईएस्ट होता है सीप में, और इंट्रामस्कुलर जो फैट है ये हाईएस्ट होता है कैटल में या वीफ में। ऐसा कुछ टेक्स्ट में या कुछ आर्टिकल्स में है। तो ये क्वेश्चन डाउटेबल है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर उन्होंने दे रखा है कैटल, तो वो एक तरह से सही भी है। कुछ आर्टिकल्स में कैटल दे रखा है, वीफ दे रखा है कि हाईएस्ट जो इंट्रामस्कुलर फैट है वो बीफ में होता है। और वैसे भी अगर हम दूसरे टेक्स्ट की भी बात करें तो उसमें जो शीप के पास जो दूसरा नाम दे रखा है वो भी वीफ दे रखा है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में डाउटफुल है क्योंकि दो डिफरेंट टेक्स्ट में अलग अलग दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ए ड्रग रिजल्ट इन, जो ड्रग है उसकी अगर हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है तो उससे क्या होगा? इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इंक्रीज इन ट्यूबुलर सिक्रेशन, डिक्रीज इन ड्रग इंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर दे रखा है उन्होंने ए दे रखा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए कोई भी ड्रग है अगर वो प्लाज्मा में प्रोटीन से बाइंडेड है तो उसका एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बहुत कम होगा। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है कि जो ड्रग है वो प्लाज्मा से फ्री होके उसकी कम बाइंडिंग हो और प्लाज्मा से फ्री होके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो। तो जो ड्रग्स जिनकी हाई प्लाज्मा या प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो उनके जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कम होती है। तो ये जो ऑप्शन है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है जो एक्यूरेट लग रहा है वो डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है, बी ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। ए तो गलत है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है थोड़ा डाउटफुल है, इसको भी बोनस या डिलीट कर देना चाहिए। विच एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग कॉजेज द पल्मोनरी फाइब्रोसिस एज एन एडवर्स इफेक्ट। देखिए इसमें जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो आंसर दिया गया है दैट इज सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन एज सच देखा जाए तो देखिए आंसर सही है, ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस करता है। ये इंटरस्टिशियल सेल जो लंग्स का इंटरस्टिशियल सेल है वहाँ पे फाइब्रोसिस करता है, तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस करता है। लेकिन बिल्चियोमाइसिन की बात करें ये भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस करता है। तो इसमें जो ऑप्शंस है वो बिल्चियोमाइसिन और सिस्प्लेटिन दोनों ही ऑप्शन सही है। अगर हम बात करें मिथोट्रेक्स्ट की वो भी करता है। तो इसका आंसर उन्होंने सिस्प्लेटिन दिया है, तो ये ऑप्शन डिलीट या बोनस हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं देना चाहिए जहाँ पे कहीं ना कहीं डाउट हो। आगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नोन एज लॉन्ग डे ब्रीडर। ये देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी उन्होंने गलत दे रखा है। इसका आंसर दे रखा है उन्होंने बी कि शीप जो है वो लॉन्ग डे ब्रीडर है। आपको पता है शीप जो है एक शॉर्ट डे ब्रीडर है और मेयर जो है लॉन्ग डे ब्रीडर है। तो ये आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। सीक्रेशन ऑफ LH हार्मोन इन फीमेल इज स्टिमुलेटेड बाय द पॉजिटिव फीडबैक ऑफ। LH जो हार्मोन है वो कब स्टिमुलेटेड होता है, किस हार्मोन के पॉजिटिव फीडबैक से स्टिमुलेटेड होता है? तो इसका आंसर होना चाहिए डी और उन्होंने आंसर दे रखा है ए प्रोजेस्टेरोन। तो आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो 40 क्वेश्चन है उसमें क्या प्रॉब्लम है। बल्जिंग ऑफ आई बाल ओइंग टू एक्सेसिव प्रेशर इंट्राएकुलर प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड एज। जो इंट्राएकुलर फ्लूइड है उसका एक्सेसिव प्रेशर हो जाता है तो उसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? एक्जोप्थेलमस, प्यूपथेलमस, एंडोप्थेलमस, मेगाप्थेलमस, क्या हो जाता है? तो देखिए ये आपको क्वेश्चन इनके जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग मालूम होनी चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेपर में रिपीट होते हैं। तो देखिए एक्जोप्थेलमस का मतलब होता है आइज़ का प्रोटाउड आउट होना बाहर। प्रोटाउड आउट जो होता है वो
प्रोट्रूजन जो किसी भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन की वजह से हो तो उसे एक्सोप्थेल्मस कहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ब्यूपथैलेमस की, तो इसका जो जब इंट्राओकुलर प्रेशर जो है ग्लोब में बढ़ जाता है, उसकी वजह से आइड्स जो है बाहर आ जाती हैं, बाहर प्रोडाउड आउट होती हैं, उभरती हैं बाहर की तरफ, तो उसको कहते हैं ब्यूपथैलेमस। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है और इसकी डेफिनेशन ही यही है ब्यूपथैलेमस की कि आइज़ की बल्जिंग होना इंट्राओकुलर प्रेशर से। तो इसका आंसर बी होना चाहिए, और जबकि उन्होंने आंसर दे रखा है सी, एंडोप्थैलेमस, तो ये बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं। तो 33 क्वेश्चन नंबर 40 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा 43। इन एडिशन टू यूरोलिथिसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी रिटेंशन इन कैमल। तो इसका आंसर हमने पहले भी किया था, यूरोथ्राइटिस, जो इसका आंसर होना चाहिए, और उन्होंने दे रखा है नेफ्राइटिस, तो इसका आंसर ए ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74 है, गोट इज ए मल्टीपर्पज एनिमल, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट गोट। तो इन्होंने इसका आंसर दिया है बी, गोट इज ऑफ स्मॉल साइज एंड यंगर स्लॉटर एज। गोट जो है स्मॉल साइज की होती है, उसकी यंगर स्लॉटर एज होती है, तो ये बिल्कुल आंसर सही है, तो ये गलत कहीं से नहीं होता है, तो उन्होंने इसका आंसर बी दे रखा है। सी के कंपेरिजन में उन्होंने इसका आंसर बी दिया है, तो ये आंसर गलत है। इसका आंसर जो होना चाहिए वो बी सी होना चाहिए। देखिए, गोट सफ़र लेस फ्रॉम द डिसीज देन लार्जर एनिमल। अगर कहीं कहीं ये लिखा है कि टेक्स्ट में कि ऐसे कंपेरिजन नहीं कर सकते, लेकिन कम ही सफ़र होती है उसका, जो एक तरह से कहें कि रेजिस्टेंट ज़्यादा होता है डिसीज़ के लिए। लेकिन इसका आंसर जो बी दिया है वो बिल्कुल ही गलत दिया है कि स्मॉल साइज़ की होती है, वो होती है, और यंगर एज पे स्लॉटर होती है तो होती है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 के बाद है क्वेश्चन नंबर 82। नॉर्मल सीमेन आउटपुट इन रैम इज। एक रैम में कितना नॉर्मल सीमेन आउटपुट होता है, तो इसका आंसर जो उन्होंने दिया है वो बी दिया है, मतलब 2 से 6 ml, और इसका आंसर होना चाहिए 0.7 से 2 ml। लगभग रैम बक में 1 ml तक सीक्रेट होता है, 1 से 2 ml मान लीजिए, लेकिन 6 से 7 तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना बुल में सीक्रेट होता है, तो इसका आंसर ही होना चाहिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 100 में प्रॉब्लम है। 100 क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज इज नोन एज। ये डेफिनेशन साफ साफ बता रही है, इसका आंसर जो होना चाहिए वो ट्रांसडक्शन ही होना चाहिए। देखिए, इसका आंसर उन्होंने दिया कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन जो होता है, जब एक बैक्टीरियल सेल दूसरे बैक्टीरियल सेल से कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से किसी भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करता है, उसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसडक्शन की, कोई भी एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियल वायरस की हेल्प से ट्रांसफ़र करता है, तो उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो उसका आंसर जो होना चाहिए वो सी ही होना चाहिए। तो देखिए, हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अगर आपको और लगे कि ये इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, और आप सभी कोशिश करें कि बढ़ चढ़ के इसमें ऑब्जेक्शन करें,